फिल्म का आगाज होता है और हम केटी और सिलोन नामी दो बेहतरीन सहेलियों को देखते हैं जो शहर से बाहर एक ट्रिप पर जाने का इंतजार कर रही हैं। वो एक महीने के लिए इकोपिट ऑर्गेनिक नामी फार्म पर काम करने जा रही हैं ताकि न्यूयॉर्क सिटी में शॉपिंग के लिए पैसे बचा सकें। अगली सुबह केटी के पुलिस वाले अंकल जैसन उन्हें लेने आते हैं और वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। आज रात केटी और सिलोन अंकल जैसन और उनकी गर्लफ्रेंड के घर पर रहने वाली हैं। अगले दिन अंकल जैसन उन्हें स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं जहाँ से वो बस पकड़कर उस फार्म पर जाएंगी। एक पुलिस वाले होने के नाते अंकल जैसन उन्हें नसीहत करते हैं कि अगर उन्हें कोई मुश्किल हो तो एक सेफ वर्ड इस्तेमाल करें। मुआहदा ये था कि उन्हें हर रोज़ अपने टेक्स्ट मैसेज के आखिर में सेफ वर्ड लिखना होगा और वो सेफ वर्ड एप्पल था। अंकल के जाने के बाद वो दोनों वहीं बस का इंतजार करती हैं जो तकरीबन 1 घंटे में आने वाली थी। वक्त गुजारने के लिए वो एक कैफे में चली जाती हैं ताकि इंतजार कर सकें। वो दोनों मकामी अफराद की नज़र में आती हैं जो उनके साथ टेबल शेयर करते हैं। फिर दोनों लड़कियां उन्हें अपने वही नकली नाम बताती हैं जो उन्होंने गुज़िश्ता रात रखे थे। वो दोनों लड़कियां उन्हें बताते हैं कि वो भाई हैं और उनके नाम जेड और लोकस हैं। इसके बाद वो दोनों भाई उन्हें उस जगह छोड़ने की पेशकश करते हैं जहां वो काम करने जा रही थी। केटी शुरू में उस पर राजी नहीं होती लेकिन स्लोन को उनके साथ जाने का दिल होता है, इसलिए दोनों लड़कियां दौड़ती हुई उनके नीले ट्रक में बैठ जाती हैं। लेकिन फार्म के करीब पहुंच के लड़के गाड़ी नहीं रोकते जहां केटी और स्लोन काम करने वाली थी। इससे लड़कियां उलझन में पड़ जाती हैं और उनसे गाड़ी न रुकने की वजह पूछती हैं, मगर लड़के कुछ नहीं बोलते और उन्हें अपने घर ले जाते हैं जहाँ जेड और लोकस की माँ उनका इस्तकबाल करती हैं और कहती हैं कि फार्म पर जाने से पहले कुछ चाय पी लो। जैसे ही वो घर के अंदर जाती हैं केटी को अपने अंकल का मैसेज आता है जिसका जवाब देते हुए केटी उन्हें बताती है कि वो महफूज है। फिर वो केक खाती हैं और चाय पीती हैं जो शायद उन्हें नहीं पीनी चाहिए थी। थोड़ी देर बाद उनकी आंखों के सामने धुंध जाने लगती है क्योंकि चाय में नशा आवर दवा मिली हुई थी। ये एहसास होते ही दोनों लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं लेकिन जेद और लोकस उनका पीछा करते हैं और उन्हें दोबारा घर के अंदर ले आते हैं। अगले दिन केटी और सिलोन को होश आता है और वो खुद को जंगल में पाती हैं जहाँ वो जंजीरों से बंधी होती हैं। तब जेद उनके पास आता है और कहता है वो दोनों यहाँ रहेंगी और उन्हें आम सी सहूलियात फराहम की जाएंगी जैसे कपड़े, बिस्तर और टॉयलेट्स। अगले मंजर में हम देखते हैं केटी और सिलोन ने कपड़े पहन लिए हैं और जेद का बॉस बोरस उनके पास आता है जो केटी का फोन लेता है ताकि ये चेक कर सके कहीं उनका मकाम किसी को मालूम तो नहीं हुआ। फोन चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि केटी और सिलोन ने अपने नाम गलत बताए थे और साथ ही उससे उनके कोड वर्ड एल के बारे में भी मालूम हो जाता है। वो उस बारे में उनसे सवाल करता है तो उन्हें बताना पड़ता है कि केटी का अंकल कोड वर्ड के जरिए चेक करता है। बोरस केटी के अंकल को एल लिखकर मैसेज करता है ताकि अंकल को लगे कि सब कुछ ठीक है। जब ये हो जाता है तो वो केटी और सिलोन को नहाने के लिए तैयार करने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ शेरफ आ जाता है। जल्दी लड़कियों को पता चलता है कि शेरफ भी उसी गैंग के साथ मिला हुआ है और इंसानों की स्मगलिंग में इनकी मदद करता है। वो समझती है कि उन दोनों में से किसी एक को भेजा जाएगा लेकिन शेरफ यहाँ किसी एक लड़की का रेप करने वाला था। शेरफ की हवस पूरी होने के बाद सिलोन केटी के पास जाती है ताकि उससे तसल्ली दे जो ज्यादती का शिकार होने के बाद रो रही होती है। शहर के दूसरी तरफ अंकल जैसन बेहद परेशान होते हैं क्योंकि आज केटी की तरफ से जो टेक्स्ट आया था उसमें वही सेव वर्ड था जो उसने कल के टेक्स्ट में इस्तेमाल किया था। इसी दौरान जंगल में जैद और लोकस एक और ग्राहक को लेकर आते हैं जिसके कपड़े बहुत गंदे होते हैं और सिलोन का इंतखाब करता है और उसे कंटेनर के अंदर ले जाता है। बदकिस्मती से वो आदमी एक साइको होता है जो सिलोन के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। उधर अंकल उस जगह कॉल करते हैं जहाँ केटी और सिलोन काम करने वाली थी और उन्हें पता चलता है कि लड़कियां वहां पहुंची ही नहीं। उससे अंकल को शक हो जाता है कि वो दोनों किसी मुसीबत में हैं और वो उन्हें तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर केटी और सिलोन का दिन मजीद बदतर होने वाला था क्योंकि अगला ग्राहक पिछले से भी ज्यादा खौफनाक था। जेद और लोग लड़कियों के चेहरों को स्याह कपड़े से ढांप देते हैं जिसके बाद एक ग्राहक उनकी तरफ आता है जिसने अपने चेहरे को सुअर के मार्क से ढांपा हुआ होता है और वो सिलोन को कंटेनर के अंदर ले जाता है। ग्राहक के जाने के बाद केटी सिलोन के पास जाती है जिसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होती है और हमें ये मालूम नहीं होता कि उस सुअर के मास्क वाले आदमी ने सिलोन के साथ क्या किया है। अगले सीन में हम अंकल को देखते हैं जो शेरफ के दफ्तर में दाखिल होते हैं और शेरफ सामने आता है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अंकल से पुलिस वाले नहीं बल्कि FBI के एजेंट भी हैं। वो शेरफ को बताते हैं कि उनकी भतीजी अगवा हो गई है। अंकल शेरफ को ये बताते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि वो अगवा हो गई है क्योंकि केटी ने आखिरी पैगाम में नया कोड वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था जो उसने उन्हें भेजा था। शेरफ उन्हें तसल्ली देता है और घर जाने का कहता है। दूसरी तरफ बोरस जैद को कहता है कि केटी एक FBI एजेंट की भांजी है इसलिए उन्हें जल्द से जल्द लड़कियों को मारकर कहीं दूर फेंकना होगा। ये बात केट सुन लेती है। उधर अंकल जैसन उसी रेस्टोरेंट में जाकर लड़कियों के बारे में पूछते हैं तो वहाँ पता चलता है लड़कियां 2 लड़कों के साथ एक गाड़ी में बैठकर कहीं चली गई थी। शाम को बोरस और जैद लड़कियों को खत्म करने की तैयारी करते हैं और अपने साथ उसी साइको को शामिल कर लेते हैं। बोरस उन्हें कहता है शेरफ के आने तक उनके करीब मत जाना। उसके बाद तीसरा साथी जेब से चाबी निकालकर जैद को देने लगता है लेकिन वो इनकार करके वहां से चला जाता है। अब केटी तीसरे साथी से पूछती है वो दोनों कहाँ गए हैं। तीसरा साथी जवाब देता है शहर में। उसके बाद केटी उसे बातों में लगाकर मार देती है और वो उसकी जेब से चाबी निकालकर आजाद हो जाती हैं। कुछ देर बाद शेरफ वहां आता है और उसे पता चलता है कि लड़कियां फरार हो चुकी हैं लेकिन तभी लड़कियां उसकी गाड़ी लेकर भाग जाती हैं। अब शेरफ किसी को फोन करके कहता है हम खतरे में हैं। दूसरी तरफ लड़कियां अपने घर की तरफ जा रही होती हैं लेकिन रास्ते में वो दूसरी लड़कियों के बारे में भी सोचने लगती हैं। फिर उनकी गाड़ी रुक जाती है और दोनों लड़कियां फैसला करती हैं कि अब वो सिर्फ भागने के बजाय मसले को खत्म करेंगी। फिर वो टाउन में जाकर एक हार्डवेयर स्टोर में जाती हैं जहाँ पे वो अपने लिए हथियार खरीदती हैं। फिर काउंटर पर जाकर वो कैशियर से बोरिस के बारे में पूछती हैं जिसके पास नीला ट्रक है। कैशियर उन्हें बताता है कि वो कहाँ रहता है। दूसरी तरफ अंकल अपनी तहकीकात जारी रखते हैं और शहर की कार इंश्योरेंस बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ वो एक झूठी कहानी सुनाते हैं
कि उनका नीले ट्रक से एक एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उस ट्रक के बारे में मालूमात करना चाहते हैं। फिर हम बोरिस को देखते हैं जो अपने घर पहुंचता है। उसी वक्त केटी और सैलोन कीलों से भरी हुई टेनिस बॉल से बोरिस पर हमला करती हैं, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो बोरिस को मेज से बांध देती हैं और उसे बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाती हैं। वो उससे अपनी जान बख्शने के लिए पैसे मांगती हैं। एन उसी वक्त अंकल जेसन बोरिस के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर केटी और सैलोन बोरिस से सुअर के मास्क वाले आदमी के बारे में पूछती हैं, लेकिन बोरिस बताने से इनकार करता है। इस पर वो कीलों से भरी हुई छड़ी उसकी पिछली जानिब दाखिल कर देती हैं, जिससे बोरिस की मौत हो जाती है। अंकल जेसन जब घर के अंदर आते हैं तब केटी और सैलोन वहां से जा चुकी होती हैं और वो मरने वाले बोरिस को देखते हैं। उसी लम्हे जेसन को घर से बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक नीली कार वहां से जा रही है। अगले सीन में शेरिफ उनको बताता है कि बोरिस जिंदा नहीं बच सका, जिससे अंकल मजीद परेशान हो जाते हैं और केटी को फोन करने का सोचते हैं, लेकिन केटी का फोन शेरिफ की जेब में होता है जो बजने लगता है। शेरिफ अंकल पर बंदूक तान लेता है। दूसरी तरफ केटी और सैलोन एक जज के करीब पहुंचती हैं और हमें पता चलता है कि वो मास्क वाला आदमी दरअसल शहर का पादरी था। इसके बाद सैलोन दरवाजे से चर्च के अंदर दाखिल हो जाती है और अपने रेप करने वाले शख्स के सामने होती है, जबकि केटी पीछे के रास्ते से अंदर आती है। फिर दोनों दोस्त बड़ी होशियारी से मिलकर पादरी पर हमला करते हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाती हैं और हम देखते हैं कि केटी और सैलोन अब मुतमईन है। लेकिन जब वो रुक कर कार से बाहर निकलती हैं तो हमें पता चलता है कि वो पादरी को घसीटते हुए यहाँ लाई हैं और उस पर तेल डालकर उसे आग लगा देती हैं। वहीं अंकल जेसन को शेरिफ ने बांध कर रखा होता है। शेरिफ ने 2 और नौजवान लड़कियों को भी कैद किया होता है। वो लड़कियों को अंदर ले जाता है, लेकिन उसी वक्त केटी और सैलोन किस्मत से वहां पहुंच जाती हैं और शेरिफ पर हमला करती हैं और वो शेरिफ को बांध देती हैं और उससे रूसी रूलेट के खेल की तरह अजियत देती हैं। शेरिफ केटी और सैलोन से माफी मांगता है, लेकिन केटी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर में गोली मार देती है। इसके बाद वो दोनों लड़कियों को आजाद कर देती हैं और लड़कियां अंकल जेसन को आजाद करने के लिए जाती हैं। अंकल लड़कियों से पूछते हैं कि शेरिफ को किसने मारा, लेकिन वो नहीं बताती क्योंकि केटी और सैलोन ने उनकी जान बचाई थी। केटी और सैलोन फिर जेद और लुकास की माँ के घर जाते हैं और उससे भी नशे की दवा पिला देते हैं, जैसे कुछ दिन पहले उसने उन्हें पिलाई थी। वो फिर उसे बेसमेंट में ले जाती हैं और एक कुर्सी से बांध देती हैं। वहां हम जेद को देखते हैं जिसे उन्होंने पहले ही बांध रखा होता है। वो जेद के सर पर बेसबॉल से मारती हैं और माँ को जबरदस्ती ये मंजर देखने पर मजबूर करती हैं। इसके बाद वो माँ को लुकास के पास ले जाती हैं जो एक रस्सी से बंधा होता है। लुकास को मारने से पहले वो उसे आजाद कर देती हैं और उसके हाथ में बल्ला देती हैं ताकि वो अपनी माँ को मारे, लेकिन लुकास ऐसा करने से इनकार कर देता है तो वो उसे भी गोली मार देती हैं। उसके बाद वो लुकास की लाश को इस तरह सेट करते हैं कि लगे जैसे उसने खुदकुशी की है। यह हमें पता चलता है कि उन्होंने मंसूबा बनाया था कि ऐसा लगे जैसे सबका कत्ल इसी ने किया हो। माँ इन दोनों से अपनी जान बख्शने की दरख्वास्त करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और उसे बेरहमी से मार देती है। अगले मंजर में अंकल जेसन केटी और सैलोन को लेने के लिए केटी के घर पहुंचते हैं और हमें पता चलता है कि बुरा वक्त गुजर चुका है। जेसन उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ देता है और फिर केटी और सैलोन न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हो जाती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मूवी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।